Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan and you are currently watching the YouTube platform of Delhi Career Group. आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम कवर अप करेंगे 26 ऑफ दिसंबर से लेके 1 ऑफ जैन तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसके जो करंट अफेयर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, गवर्नमेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज एक्सेट्रा, जो भी आपके एग्जाम होते हैं सारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वाले करंट अफेयर। सो लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन फीमेल रेसलर अंतिम पंघाल हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑनर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो इनको अंतिम पंघाल को क्या मिलने जा रहा है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। ठीक है, बात करें अंतिम पंघाल कौन है, तो अंतिम पंघाल हमारे इंडिया के एक रेसलर है, फीमेल रेसलर है ये। तो इनके अलावा पंघाल के साथ 5 और वुमेन हैं जिनको नॉमिनेट किया है इस वाले अवार्ड के लिए। कौन कौन है ये? नोनोको ओजाकी जापान की है ये, अमित इलोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, एम्मा मालग्रीन ऑफ स्वीडन एंड एंड्रिया एना ऑफ रोमानिया। ये 5 लोग हैं इनके अलावा, अंतिम बंगाल के अलावा, जिनको इस वाले प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द ऑनर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? आंसर इज अंतिम पंघाल। नेक्स्ट, India's badminton star PV Sindhu is the only Indian player in the top 25 in the Forbes annual list of the highest paid female athlete in the world। तो पीवी सिंधु का नाम पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स है उनमें 12th नंबर पर है, सबसे ज्यादा पेड में। और इंडिया की जो टॉप 25 है फीमेल, उसमें से इकलौती इंडियन ऐसी हैं जिनका नाम है। बात करें, सिंधु जो थी 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी है और इन्होंने क्या किया है, इस वाली जो लिस्ट है, जो अभी लिस्ट रिलीज हुई है, इसमें इन्होंने 12th स्पॉट जो है वो बनाया है अपना। द 27-year-old मेड 7 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, 7 मिलियन यूएस डॉलर ऑफ हर अर्निंग हैविंग वन अ सिंगल्स गोल्ड डबल सिल्वर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स अर्लियर दिस ईयर इन बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो उसमें सिंगल्स में इन्होंने गोल्ड जीता था और डबल्स में इन्होंने सिल्वर जीता था। और टोटल इनकी नेटवर्थ कितनी है? 7 मिलियन यूएस डॉलर्स। जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, हर किसी को इनका नाम पता होना चाहिए। मैक्सिमम जितने भी टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट होते हैं नाओमी ओसाका के नाम ही जाते हैं, अगर बात करें फीमेल्स की। ठीक है, तो नाओमी ओसाका जो है जापानीज टेनिस स्टार है, ये इनका रैंक जो है वो फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल 81 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए फॉर 1 ईयर। तो एक और साल के लिए एक्सटेंड किया गया फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो सिस्टम है। कौन सी स्कीम के अंडर? यहाँ पर आप स्कीम दे सकते हो, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। इस गरीब कल्याण अन्न योजना को 8 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और लगभग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। द बेनिफिशियरी फैमिली विच यूज टू पे ₹1 फॉर कोर्स सीरियल, कोर्स सीरियल के लिए ₹1 पे करते थे, ₹2 वीट के लिए, ₹3 पे करते थे राइस के लिए पर केजी। अब इनको 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन मिलेंगे पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इनको जो कॉस्ट देनी पड़ती थी वो भी कॉस्ट इनको नहीं देनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। अदर विल गेट दी 5 किलोग्राम फ्री ईच मंथ टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक थोड़ा रिसेशन वाला टाइम पीरियड चला है, इसलिए 5 किलोग्राम बाकी को, ये बीपीएल के लिए है और बीपीएल के ऊपर जो एपीएल वाले आते हैं उनके लिए 5 किलोग्राम उनको भी फ्री मिलेगा हर महीने के लिए। ठीक है, फॉर 28 मंथ्स पीएमजीकेएवाई ensured 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन फॉर फ्री फॉर द पुअर। 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेंगे जो पुअर फैमिलीज है। द सेंटर हैज एस्टिमेटेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख करोड़ फॉर द स्कीम। ये जो स्कीम दोबारा से इन्होंने रेनोवेट की है उसके लिए एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपीस लगने की संभावना है। Prime Minister has taken the decision to provide free food grains for 81.35 crore people who are covered under the NFSA। ठीक है, next, the PMGKAY launched during the lockdown in April 2022। अप्रैल 2022 में ये जब लॉकडाउन लगा था हमारे इंडिया में, उस वक्त ये वाली स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, और स्कीम ये थी कि दिसंबर 31, 2022 तक ये स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर 23 के लिए भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट, भारत बायोटेक्स नस्ल कोविड वैक्सीन इज अवेलेबल एज ए बूस्टर। अभी तक आपने देखी होगी कि अभी तक
जो वैक्सीन थी वो नॉर्मल इंजेक्ट करते थे उसको बॉडी के अंदर, अभी नस्ल टाइप की कोविड वैक्सीन भी मिल चुकी है। और नाम है वैक्सीन का इनकोवैक, को डेवलप बाय दी हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। उसके साथ साथ यूएसए की कंपनी है, सॉरी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, यूएसए की यूनिवर्सिटी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, तो उनके साथ मिलके इन्होंने एज अ बूस्टर डोज इसको बनाया है। ठीक है, भारत बायोटेक की अगर बात करें हम तो 1996 में फाउंड हुई थी ये। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद और चेयरमैन और एमडी है इस वक्त कृष्णा एल्ला। इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? कृष्णा एल्ला। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द पेंशन रिवीजन फॉर रिटायरीज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फैमिलीज अंडर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम विच हैज बीन डिलेड सिंस जुलाई 2019। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में लोग थे उनको वो कह रहे थे कि महंगाई के बढ़ते बढ़ते हमारी पेंशन स्कीम भी रिवाइज हो जानी चाहिए, तो इनके रिवाइजन का जो अप्रूवल था वो जुलाई 2019 से पेंडिंग पड़ा था और फाइनली जाके यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके बीच में जो डिले हुआ वो सारा का सारा पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अरियर्स विल बी पेड फ्रॉम जुलाई 1 2019 टू 30 जून 2022। इसके बीच में जो भी अरियर वो सारे के सारे पे कर दिए जाएंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली ₹23,638 करोड़ रुपीज एज पर एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ। तो डीए के अकॉर्डिंगली, डियरनेस रिलीफ मतलब महंगाई भत्ते के अकॉर्डिंगली इतना खर्चा बनता है टोटल। मोर देन 25.13 लाख पीपल इंक्लूडिंग ओवर 4.52 लाख न्यू बेनिफिशियरी आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर विल बी बेनिफिट। तो ये 25.3 लाख टोटल पीपल है। ठीक है, इससे ज्यादा है, और जिसमें कि लगभग 4.5 लाख के करीब जो है वो बेनिफिशरीज जो रहेंगे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल विद द रिटायरमेंट डेट अप टू जून 30 2019 एक्सक्लूडिंग प्री मेच्योर रिटायरी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 2014 विल बी कवर्ड अंडर दिस रिवीजन। तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट रिटायरी वालों को इनमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसमें उनको कंसीडर किया जाएगा जो कि जून 30 2009 से पहले पहले रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि ये पिटीशन जुलाई 2019 में आई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जून 30 2019 से पहले वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंडर इन सबकी जो पेंशन है वो रिवाइज की जाएगी। नेक्स्ट, पीएनबी ने एक नई ऐप लॉन्च की है, पीएनबी वन। होता क्या था, अभी पेमेंट ऐप आप जितनी भी देखोगे उन पेमेंट ऐप पे रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको या तो अपना एटीएम पिन, एटीएम नंबर चाहिए होता था, या तो आपका अकाउंट नंबर मांगते थे, अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड, ये सारी की सारी डिटेल, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, भीम हो, कहीं भी आपने यूपीआई में रजिस्टर करना हो, किसी ऐप में रजिस्टर करना हो, तो कुछ एक बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती थी। इसके साथ साथ ओटीपी चाहिए होता था। लेकिन अभी पीएनबी ने एक नई ऐप डाउनलोड की है इनके कस्टमर के लिए। ऐप का नाम है पीएनबी वन। बाय यूजिंग देयर आधार क्रेडेंशियल एंड ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा, इसके लिए आपको केवल आधार चाहिए होगा। ठीक है, एंड आधार के साथ साथ ओटीपी चाहिए होगा बस। ठीक है, आधार और ओटीपी के साथ साथ आप इसको रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट, द रेलवेज इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 100 स्मॉल येट इंपॉर्टेंट स्टेशन अंडर द न्यू अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एक नई स्कीम आई है, स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर 1000 स्मॉल रेलवे स्टेशन को रेनोवेट किया जाएगा या फिर मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेन जो स्कीम थी वो ये थी कि 200 बिग स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइजेशन करनी है उनकी, या फिर रीडेवलपमेंट करनी है। अलावा 1000 के करीब जो स्मॉल कोई अगर स्टेशन है तो उनको भी वो किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा। These stations will be redeveloped under what is being internally called खुर्दा मॉडल ऑफ रीडेवलपमेंट। इस मॉडल को खुर्दा मॉडल बोलते क्यों है, इसके पीछे की वजह यह है कि खुर्दा स्टेशन जो था उड़ीसा का, उसको सबसे पहले मॉडर्नाइज किया गया था 4 करोड़ की लागत से। ठीक है, तो उड़ीसा का ये जो खुर्दा मॉडल था उसी खुर्दा मॉडल से इंस्पायर होके ये नए जितने भी स्टेशन है उन सबको रेनोवेट किया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं रीडेवलप किया जाएगा, या फिर मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया रिटेन इट्स 106th पोजीशन इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया का पोजीशन 106 है। तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम कोशिश करें तो आगे जा सकते हैं। ब्राजील हर बार की तरह टॉप पे, एंड अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इस बार की फीफा वर्ल्ड कप विनर है, जिसके में मेसी जिसके प्लेयर है। अर्जेंटीना इस बार की विनर है, और जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022, एंड ब्राजील जो है इसका पहला रैंक है। ठीक है, तो और अर्जेंटीना का सेकंड। इंडिया और ऑल्सो इंडिया इज ऑल्सो रैंक्ड 19th इन द एशिया बिहाइंड द लाइक्स ऑफ वियतनाम, बहराइन एंड जॉर्डन। इंडिया की एशिया की कंट्रीज में वियतनाम जैसी, बहराइन और जॉर्डन जैसी कुछ छोटी कंट्रीज में भी इंडिया का रैंक उनसे भी
पीछे है। एशिया में 19th रैंक है। बात करें तो अभी जो वर्ल्ड कप होता है, जो अभी का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 32 के करीब टीम्स थी टोटल, और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आने वाला है इसमें रिवाइज करके बोला है कि टोटल 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आने वाला है उस वर्ल्ड कप में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आने वाले टाइम के लिए टाइम पीरियड के लिए कैसे मेहनत करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं और किस हिसाब से हम अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा। अभी 4 साल है उसके लिए। नेक्स्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी हैज अप्रूव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ 84,328 करोड़ रुपीज, 84,328 करोड़ रुपीज फॉर द आर्म्ड फोर्सेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? ये काउंसिल जो है ये अप्रूव करती है कि जो भी हमने कैपिटल एक्वायर करनी होती है डिफेंस से रिलेटेड, खासकर चाहे वेपन हो, वेपन के अलावा कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी है, कोई टेस्टिंग जगह है, या फिर वेपन है, मिसाइल्स है, टैंक है, तो इन सबकी जो परचेजिंग एंड सेलिंग होती है ये सारा कौन संभालता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो इस काउंसिल से अप्रूव होके भी कोई भी चीज जो है वो खरीदी जाती है, बेची जाती है। तो डिफेंस डीएसी ने अप्रूव किया कि 84,328 करोड़ रुपीज जो है वो अप्रूव किए इन्होंने, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। डिसीजन वाज टेकन इन द डीएसी मीटिंग चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये चेयर की थी। आउट ऑफ 24 प्रपोजल, 21 ऑफ ओवर 82,000 करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम इंडिजिनियस सोर्सेस। तो अंदर के जितने भी सोर्सेज है वहां से प्रोक्योरमेंट के लिए अलाउ कर दिया है, केवल 24 से 21 जितने भी प्रपोजल थे। ठीक है, दीज इंक्लूड 6 फॉर द इंडियन आर्मी, 6 फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड 10 फॉर द इंडियन नेवी एंड 2 फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये प्रपोजल जो थे या बजट बोल सकते हैं कि 6 प्रपोजल सैंक्शन हुए इंडियन आर्मी के लिए, 6 हुए इंडियन एयरफोर्स के लिए, एंड 10 फॉर द इंडियन नेवी एंड 2 फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ट इन स्कॉटलैंड। इंडियन आर्मी, आपको पता होगा कि 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल करते थे, और दौर था 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं इसके बीच में। ठीक है, 1914 से 18 एक हुई है वर्ल्ड वॉर, 39 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है। तो इस दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की आर्मी ने लड़ाई की थी, इंडिया से भी लड़ाई की थी और इंग्लैंड से भी लड़ाई की थी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 80 to 90% जो सोल्जर्स होते थे वो कौन से सोल्जर थे? वो इंडियन सोल्जर थे, और उनका वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। तो इंडियन आर्मी जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, जिसमें इंडियन भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो इंडियन थे उनके लिए स्कॉटलैंड में एक नया मेमोरियल बनाया जाएगा। ठीक है, इन सब के लिए स्कॉटलैंड सिटी ऑफ ग्लासगो। In the first for Uttar Pradesh, a wellness and care center for senior citizen above 65 years will be set up in Lucknow next year. तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी वेलनेस एंड केयर सेंटर नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं है 65 अबव एज वालों के लिए, तो इनके लिए स्पेशली खोला जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर ओपन होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब बोल सकते हैं हम कि इसी साल 2023 में। द सेंटर विल बी सेट अप बाय लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस सेंटर को ओपन करेगी। ठीक, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए हैज गिवन इट्स कंसेंट टू चेंज द नेम ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है 2 उत्तर प्रदेश की 2 सिटीज है उनका नाम चेंज करने के लिए। पहला है मुंडेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट विल बी रीनेम्ड एज दी चौरी चौरा। तो ये जो जगह थी चौरी चौरा, आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चौरा इंसिडेंट है याद आना चाहिए इससे, 5 फरवरी 1922 जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के जो सत्याग्रही थे उनकी पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें 22 पुलिस वाले लोग जो थे वो मारे जाते हैं। इस वाले इंसिडेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं, और ये है उत्तर प्रदेश में। इसका नाम चेंज करके मुंडेरा बाजार कर दिया था, अभी इसका नाम दोबारा से चौरी चौरा होने वाला है। एंड तेलिया अफगान विलेज है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम करेंगे अब तेलिया शुक्ला। ठीक है, 2 जगह के नाम चेंज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल एट कर्नूल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है श्री शैलम टेम्पल, तो उसकी रीडेवलपमेंट होगी या फिर डेवलपमेंट होगी। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेशन की इसकी। द प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शनड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर प्रसाद स्कीम। अच्छा, प्रसाद स्कीम क्या है? ठीक है, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये मिशन क्या है? नेशनल मिशन ऑन पीस, पिलग्रिमेज, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम के अंडर जितने भी पुराने मंदिर हैं जो कि कल्चर, टूरिज्म और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको
रेनोवेट किया जाएगा। ठीक है। द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री सालेम टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन कंप्लीटेड विद द कॉस्ट ऑफ 43.08 करोड़। अराउंड 43 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट के लिए लगे हैं। ठीक है। और सारा का सारा जो फंड है वो किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सैंक्शन किया है इसको। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर एंड एडीबी साइंड $125 million लोन टू डेवलप climate resilient sewage collection and treatment and drainage and water supply system in तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए सीवरेज वाली जो सेक्शन है उनकी रीडेवलपमेंट के लिए, उनके लिए अच्छे और स्टेप उठाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंट सीवेज कलेक्शन बनाने के लिए $125 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। किसने किया है? एडीबी ने। ठीक है। किसके थ्रू? सेंटर के थ्रू। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। द फाइनेंसिंग इज द थर्ड एंड द लास्ट ट्रांच ऑफ द $5 billion मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय एडीबी इन 2018। तो ये जो था एडीबी का एक पुराना प्रोग्राम था मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी, इसके अंडर 500 मिलियन जो था वो मैक्सिमम वो है, तो जिसको दे सकते हैं ये। ठीक है। मैक्सिमम लोन है। नेक्स्ट, सेंटर हैज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 2,700 करोड़ रुपीज फॉर डेवलपिंग सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, गंगा बेसिन वो वाला एरिया जहां पर गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज जहां से आती हैं, या फिर जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो गंगा में जाके मर्ज करती है, या ऐसे धाराएं हैं जिनका पानी जो है वो गंगा में मर्ज करेगा, ऐसे वाले रीजन को बेसिन कहते हैं। ठीक है। तो उसकी रीडेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए 2,700 करोड़ रुपीज सेक्शन हुए हैं। ठीक है। उनपे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट 12% टू डेवलप दी सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो 12 जो प्रोजेक्ट हैं वो मेनली सीवरेज के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। अलॉन्ग विद दिस अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022 to 23 for Uttarakhand and Bihar were also approved at the estimated cost of 42.80 crore rupees। अफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्टेशन भी बोल सकते हैं, इसके लिए भी ये 42.80 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। द अप्रूवल वर गिवन ड्यूरिंग द 6th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये एक कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी इस वाले मिशन के लिए, इन्होंने इस वाली चीज का अप्रूवल दिया। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी हैंड्स ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर एट अहमदाबाद। पहली बार 3D प्रिंटेड हाउसेज, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाउसेज है ये 3D प्रिंटेड है। 3D प्रिंटेड हाउसेज हैं वो अहमदाबाद में सोल्जर्स को डेडिकेट किए गए, सोल्जर्स को दिए गए। ठीक है। किसने कंस्ट्रक्ट किया ये? इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES इन कोलैबोरेशन विद माइकोब प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो इन दो कंपनीज हैं, अपने कोलैबोरेशन से ये 3D हाउस जो है वो डिजाइन किए हैं यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। Earlier, the military engineering service has constructed the first of its kind runway controller हुतात पुणे एयरफोर्स स्टेशन। तो पहले एयरफोर्स स्टेशन पुणे को इन्होंने जेनेटिकली या फिर बोल सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इन्होंने जनरेट किया। इसमें होता क्या है कि जितने भी यहाँ पर दीवारें वगैरह देख रहे हो अब ऑलरेडी 3D प्रिंट होके आएंगी, ये यहाँ पर आके बस असेंबल करना होता है और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रहती है इसमें। नेक्स्ट, फर्स्ट कंसाइनमेंट अंडर इंडो ऑस्ट्रेलिया ECTA फ्लैग्ड ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। ECTA, इसके अंडर हमारा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इसके अंडर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ ट्रेड रहेगा। ठीक है। कुछ ट्रेड की कुछ चीजें दी जाएंगी। तो इसका जो पहला कंसाइनमेंट वो अभी भेजा गया। ठीक है। ECTA इज द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद द डेवलप्ड कंट्री आफ्टर मोर देन अ डिकेड। किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ लगभग दशकों बाद, एक दशक के बाद कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। The total bilateral trade is expected to cross 45 to 50 billion dollar in 5 years from the existing 31 billion US dollar। ठीक है। तो पहले 31 बिलियन था, अब ये जो ट्रेड है वो 45 टू 50 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, हैदराबाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल मार्केट इन इंडिया। हैदराबाद जो है पूरे इंडिया में सबसे महंगी रेजिडेंशियल मार्केट है। ठीक है। सेकंड मतलब फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट एज ऑब्वियस मुंबई, घर लेने के लिए, या फिर रेजिडेंशियल का मतलब होता है जहां रहना हो तुमने। ठीक है। तो ये सबसे महंगी है। हाउस होल्ड इन हैदराबाद नीड्स टू स्पेंड 30% ऑफ द अर्निंग एज EMI टू ओन अ हाउसिंग यूनिट व्हेन कंपेयर्ड टू 53% इन मुंबई एंड 22% इन अहमदाबाद। बात करें तो लगभग अगर हैदराबाद में अगर आपको घर चाहिए तो 30% जो आपकी सैलरी होगी वो मिनिमम जाएगी। 30% सैलरी मिनिमम एवरेज सैलरी का हिसाब लगाएं तो 30% मिनिमम जाएगी आपकी केवल EMI की किस्त के लिए। जबकि मुंबई में फ्लैट लेना हो तो 53% जो आपकी EMI है
वो जाएगी। 22% इन अहमदाबाद says Knight Frank in its annual propriety study the affordability index 2022। नाइट फ्रैंक पब्लिशर है इस रिपोर्ट के, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी, रिपोर्ट का नाम है द अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2022, ये रिपोर्ट का नाम है, पब्लिकेशन हाउस का नाम है। पब्लिकेशन में क्या पाया गया कि मुंबई सबसे महंगी सिटी है रहने के लिए, और हैदराबाद दूसरे नंबर पर, और तीसरे में है अहमदाबाद। ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर पर अहमदाबाद नहीं है, और भी है काफी। 53% मुंबई, हैदराबाद 30%, एनसीआर 29%, ठीक है, दिल्ली एनसीआर 29%, बेंगलुरु चेन्नई 27%, पुणे एंड कोलकाता 25%, एंड अहमदाबाद एट 22%। तो यहाँ पर लगभग एवरेज इनकी अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अराउंड इतनी सैलरी आपकी केवल ईएमआई में ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था उसमें हमने जितने भी करंट अफेयर्स करवाए मैक्सिमम सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। ये जो सेशन था इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको इसके रिलेटेड जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक।